नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। न्याय हिंदी न्यूज वेब पोर्टल के सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करें इससे पहले आप सभी दर्शकों से विनम्र आग्रह है, आप हमारे न्याय हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार सच्ची खबरें और सही जानकारी आपको मिलती रहे, इसलिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की एक बहुत ही स्पेशल महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। दोस्तों, पिछले 73 सालों से जब से देश कथित रूप से आज़ाद हुआ है, तब से हमारे देश में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र ही हावी है। बचपन में एक कहानी सुनी थी मैंने कि एक जंगल में एक बार एक सियार नील के कुंड में गिरने की वजह से उसके शरीर का रंग नीला दिखाई देने लगा। तो सारे जंगल में एक अफवाह फैल गई कि कोई बहुत ही शक्तिशाली प्राणी जंगल में आ गया। सभी जंगली एक बार जंगल में बारिश हुई तो सियार के शरीर का रंग पूरा का पूरा धुल गया और सबके सामने उसकी वास्तविकता आ गई। दोस्तों, इस कहानी का सारांश बस इतना है कि पिछले 73 सालों से इस देश में भी रंगे सियारों ने ही अब तक हम आप अशिक्षित, कुशिक्षित, अल्प शिक्षित नागरिकों पर राज करते आए हैं। अपनी मर्जी के नियम नीति निर्णय जनता पर थोपते आए हैं। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाकर अगर सरकार का विरोध किया, धरना प्रदर्शन किए, हड़ताल किया, आंदोलन किया, तो या तो उन्हें कुछ लालच दे करके अपने गिरोह में शामिल कर लिया सरकारों ने, या फिर उसे राष्ट्रद्रोही अपराधी बनाकर जेलों में ठूस दिया, या उसे देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, या फिर आप कह लीजिए कि तरह तरह के षड्यंत्र करके उसे जनता के बीच में बदनाम कर दिया गया। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ना तो जनता को समुचित शिक्षा प्रशिक्षण के अवसर व संसाधन दिए गए और ना ही जनता ने विवेकशील लोगों को शासन सत्ता व शासन व्यवस्था संभालने के लिए चुन पाने की क्षमता वाले बन पाए। चुनते कैसे, जब सही बात व न्यायशील नियम नीति निर्णयों के बारे में शिक्षित प्रशिक्षित करने के अवसर संसाधन ही नहीं उपलब्ध कराए गए, तो विवेकवान नेता या हृदयशील राजकीय कर्मचारी तैयार कहाँ से होंगे? और अगर थोड़े बहुत विवेकशील व हृदयशील अर्थात सेवाभावी लोग हुए भी तैयार, तो हमारे देश में शासन सत्ता चलाने के लिए या शासन व्यवस्था चलाने के लिए सुपात्रता परीक्षण की समुचित व्यवस्था है कहाँ? और इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं हमारे देश में शासन सत्ता चलाने के लिए। तो दोस्तों, पिछले 1 महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन शासन सत्ता की असंवेदनशीलता के कारण आज देश का अन्नदाता खुले आसमान के नीचे सड़कों पर भरी ठंडी में, आप समझ लीजिए कि हमारे अपने एरिया का आज का तापमान 3 डिग्री है। तो सोचिए कि एक्सप्रेसवे हाईवे पर मुझे तो लगता है कि माइनस पे पहुंच गया होगा। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसी असंवेदनशील सरकारों को जनता चुन करके अपना नेतृत्व करने के लिए भेजती है ताकि वो न्यायशील नियम नीति निर्णयों पर आधारित व्यवस्था चलाएं, लेकिन वो तो जबरदस्ती पर आ जाते हैं। जनता नहीं चाहती है जिन नियम नीति निर्णयों को, वही चीज़ें वो उन पर थोपने की प्रयास करते हैं, और यही कृषि कानून में किया जा रहा है। जनता नहीं चाह रही है, किसान नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकारें उनको ये कानून देने में जी जान लगाए पड़ी हुई है।
अब आप सोच सकते हैं कि इसका वजह क्या है। एक्चुअली ना तो आंदोलनकारियों की तरफ से अब तक कोई न्यायशील प्रस्ताव भेजा गया सरकारों को, और ना ही शासन सत्ता की तरफ से कोई न्यायशील प्रस्ताव पर पहल हुई। हालांकि हमारी तरफ से बहुत बार समय समय पर जो भी शासन सत्ता में रहे हैं उनको ऐसे न्यायशील प्रस्ताव भेजे गए हैं एक संस्थागत व्यवस्था के तहत। अब चूंकि जहाँ तक किसानों के अगुवाकारों की बात है या सरकारों की बात है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि ना तो किसानों के अगुवाकारों को न्यायशील प्रस्ताव के बारे में पता है और ना ही वर्तमान सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको ही पता है, क्योंकि वास्तव में न्यायशील कृषक योजना होती क्या है। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से मैं 41 बिंदुओं का न्यायशील किसान प्रस्ताव सार्वजनिक कर रहा हूं। आप सभी से गुजारिश है, विनती है कि ध्यान से समझें, व आप सभी से एक और अनुरोध कर रहा हूं कि यह ऑडियो वीडियो क्लिप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच व सरकार के नुमाइंदों के बीच पहुंचाने में मदद करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह 41 सूत्रीय न्यायशील किसान योजना का प्रस्ताव सरकारों और किसानों के बीच पहुंचे तो उनकी समझ बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यायशील किसान योजना का पहला बिंदु, किसानों के लिए प्रति परिवार एक कर्म, एक पद, एक संपदा धारण करने का अधिकार प्रति परिवार प्रमुख की पात्रता के अनुरूप कृषि क्षेत्र में सुलभ होना चाहिए। भूमिहीन किसानों को प्रति परिवार 5 एकड़ तक अहस्तांतरणीय कृषि भूमि अर्थात नॉन ट्रांसफरेबल एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी सरकार द्वारा सुलभ होनी चाहिए। परिवार का अभिप्राय पति पत्नी और उनके अवयस्क बच्चों एवं आश्रितों से होगा। प्राथमिक आयु के 25 वर्ष तक अवयस्कता मानी जाएगी। दूसरा बिंदु, जिन किसानों के पास 5 एकड़ की सीमा से कम कृषि भूमि होगी उस कम मात्रा की पूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी। तीसरा बिंदु, किसानों के पास 5 एकड़ की अधिकतम सीमा तक कृषि भूमि की अहस्तांतरणीयता नॉन ट्रांसफरेबलता का न्याय संगत नियम उन्हें बेरोजगारी और गरीबी से बचाए रखने में समर्थ होगा। कृषि कर्म में असफल होने पर उन्हें दूषित माना जाएगा तथा जीवन यापन के लिए आपराधिक कर्म, भिक्षा, चोरी इत्यादि करने पर उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। चौथा बिंदु, जिन किसान परिवारों के पास प्रति परिवार 5 एकड़ की सीमा से अधिक खेती की भूमि होगी तो उस अतिरिक्त भूमि पर उस कृषक परिवार का स्वतंत्र अर्थात ऐच्छिक स्वामित्व होगा। अतिरिक्त भूमि को धारित अथवा हस्तांतरित करने का अधिकार किसानों को प्राप्त होगा। पांचवा बिंदु, प्रति परिवार 5 एकड़ की निर्धारित न्यूनतम कृषि भूमि सीमा से अधिक कृषि भूमि हस्तांतरणीय स्वामित्व वाली होगी। किसान द्वारा उस अतिरिक्त भूमि को स्वेच्छापूर्वक धारित अथवा विक्रय, दान, उपहार आदि के रूप में किसी अन्य को भी हस्तांतरित किया जा सकेगा। छठवां बिंदु,
अक्षय जीविका कोष की स्थापना द्वारा कृषकों के लिए खेती अर्थात एक किसान फंड बना करके उसके द्वारा कृषकों के लिए खेती, उद्यान, पशुपालन हेतु आवश्यक भूमि, भवन, यंत्र, उपकरण, पौध, पशु, नकदी आदि संसाधनों की प्राप्ति के लिए निःशुल्क एवं ब्याज मुक्त सरल उधारी प्रदान करने वाली बैंकिंग सेवा न्यायोचित रूप से सुलभ कराई जानी चाहिए। यह उधारी स्वैच्छिक किस्तों द्वारा चुकता होने पर उसी धनराशि तक पुनः किसानों को प्राप्त हो सकेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्याभूत लाभांशी ऋण प्रदान करने वाली बैंकिंग सेवा भी सुलभ होनी चाहिए। 7वां बिंदु, कृषि उद्यमों का न्याय संगत स्वरूप त्रिकोणीय होगा, जिसमें उत्पादन के तीनों साधनों जैसे कि श्रम, पूंजी और सुविधा को समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाएगा। तदनुसार प्रत्येक कृषि उद्यम पर 3 पक्षों का समान स्वामित्व होगा तथा उत्पादन का 3 समान भागों में विभाजन होगा। 8वां बिंदु, कृषि उद्यम द्वारा उत्पादन के तीसरे भाग पर श्रमिक का अधिकार और तृतीयांश पर पूंजीपति यानी जो धन लगाएगा उसका अधिकार एवं तृतीयांश पर सरकार का स्वामित्व प्रतिष्ठित होगा। 9वां बिंदु, कृषि के किसी भी संसाधन पर कोई राजस्व अथवा टैक्स का आरोपण नहीं होगा। केवल उत्पादन के तीसरे भाग को ही राजस्व के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यह राजस्व ही राजकोष में जमा होगा अर्थात सरकारी खजाने में। 10वां बिंदु, राज्य की ओर से किसानों को एक निर्धारित समुचित सीमा तक समस्त संसाधन एवं सुविधाएं सुलभ कराई जाएंगी। इन्हीं संसाधनों एवं सुविधाओं की आपूर्ति के लिए ही राजस्व की वसूली होगी। यदि सरकार किसान परिवार को निःशुल्क शिक्षा प्रशिक्षण, आजीविका के लिए रोजगार के अवसर संसाधन, सार्वजनिक सेवाएं सुविधाएं अर्थात सड़क, पानी, बिजली, संचार, परिवहन और संरक्षण सेवाएं जैसे कि बीमा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, पेंशन और शेल्टरिंग इत्यादि प्रदान नहीं करेगी तो उसे कृषकों यानी किसानों से इस राजस्व की प्राप्ति का कोई न्यायोचित अधिकार नहीं होगा। बिंदु, किसानों की भूमि अथवा किसी भी कृषि अथवा घरेलू संपदा पर लगान, टैक्स, रजिस्ट्री शुल्क, स्टाम्प शुल्क, दाखिल खारिज शुल्क, फसल शुल्क एवं अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लागू होगा। 12वां बिंदु, प्रत्येक किसान परिवार को एक सर्वोपयोगी सीमा तक समान और उचित रूप से एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अकोमोडेशन एंड प्रोटेक्शन रूपी राइट्स की प्राप्ति का न्यायशील व्यवस्था सुलभ कराई जाएगी। कृषि उत्पादन पर तृतीयांश राजस्व की प्राप्ति द्वारा निर्मित राजकोष 4 समान भागों में बांटकर एजुकेशन बजट, एम्प्लॉयमेंट बजट, अकोमोडेशन बजट एंड प्रोटेक्शन बजट के रूप में इन चारों सेवाओं का संचालन सरकार द्वारा वितरित किया जाएगा। 13वां बिंदु, किसानों को ट्रैक्टर, पंप एवं अन्य कृषि यंत्र, उपकरण, खाद, बीज, पौध, पशु आदि की खरीदी पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स केवल सकल उत्पादन का एक मुश्त अर्थात 1/3 भाग आरोपित होगा, जो डिजिटल करेंसी सिस्टम द्वारा बैंकिंग लेन देन पर 1% या 2% की दर से कटौती द्वारा सरलतापूर्वक संग्रहित किया जा सकेगा। 14वां बिंदु, किसानों के लिए आवासीय भूमि व गृह पर टैक्स नहीं लगेगा तथा
सड़क, पानी, बिजली, संचार, परिवहन जैसी सुविधा सेवाएं एवं चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग जैसी संरक्षण सेवाएं भी एक सर्वोपयोगी सीमा तक निःशुल्क एवं टैक्स फ्री होंगी। किसानों की प्रति परिवार आर्थिक आय को औसत मध्यम आर्थिक जीवन स्तर के समकक्ष बनाए रखने के लिए किसानों द्वारा उत्पादित माल की खपत के अनुपात में कृषकों की संख्या संतुलित बनाए रखना सरकार का प्रथम दायित्व होगा। 16वां बिंदु, कृषि उत्पादनों के विक्रय हेतु विपणन बाजार एवं भंडार की समुचित सुलभता होगी। प्रति गांव क्षेत्र आधार पर, प्रति ग्रामीण क्षेत्र आधार पर समुचित रूप से बाजार प्रतिष्ठित होंगे, जिससे कृषकों द्वारा उत्पादित माल का सरलतापूर्वक विक्रय किया जाएगा। 17वां बिंदु, कृषि उत्पाद के तृतीयांश भाग से अधिक मात्रा में किसी भी सुविधा लागत की राशि का भुगतान किसान द्वारा नहीं किया जाएगा। सड़क, बिजली, पानी, संचार, परिवहन, बाजार आदि किन्हीं भी राजकीय सुविधाओं पर कोई शुल्क, टैक्स, अधिभार इत्यादि किसी भी रूप में किसानों द्वारा कुल उत्पादन के तीसरे भाग तक ही भुगतान किए जाने की अधिकतम सीमा होगी। साथ ही इन सुविधाओं के कृषि उपयोग का भी एक सीमा निर्धारण होगा। 18वां बिंदु, प्रति किसान परिवार समुचित कृषि संसाधन सुलभ कराने के लिए औसत मध्यम स्तर की आय को सुनिश्चित करने में समर्थ सीमा का निर्धारण किया जाएगा, ताकि संसाधनों की कमी के कारण कोई भी किसान परिवार न्यूनतम रोजगार के कारण गरीबी से ग्रस्त ना हो। 19वां पॉइंट, प्रत्येक किसान परिवार के लिए आर्थिक आय के उपार्जन संबंधी समस्त अवसरों की समुचित सुलभता को सरकारी नियमों, नीतियों, निर्णयों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। 20वां बिंदु, कृषक पद से ऊपर उठकर वणिक, कर्मचारी, नेता आदि पदों के लिए पात्रता परीक्षणों द्वारा पदोन्नत होने पर कृषि संपदा समर्पित अथवा रूपांतरित करके उच्च कर्म, उच्च पद एवं उच्च संपदा प्राप्त की जा सकेगी। 21वां बिंदु, कृषि संसाधन ही कृषि संपदा के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। घरेलू उपयोग की संपत्ति के अतिरिक्त कोई भी ऐसी संपदा जिससे कृषि उत्पाद उपार्जित किया जा सके, उसे ही कृषि संपदा माना जाएगा। प्रत्येक कृषक परिवार को अपनी घरेलू संपदा के अतिरिक्त इस कृषि संपदा को धारण करने का अधिकार होगा। 22वां बिंदु, कृषक परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई भी मौद्रिक टैक्स अथवा राजस्व आरोपित नहीं होगा और उसे टैक्स अथवा राजस्व कर विभाग में कोई भी ITR जिसे रिटर्न कहते हैं इत्यादि फाइल नहीं करना होगा। 23वां बिंदु, 23rd बिंदु, कृषकों द्वारा राजस्व के रूप में सीधे सकल उत्पाद का तीसरा भाग ही राजस्व के रूप में समर्पित किया जाएगा। में प्राप्त इस कृषि उत्पाद को ज्यों का त्यों अथवा बाजार में स्वयं विक्रय करके मौद्रिक धन प्राप्त किया जा सकेगा, यानी नकदी, अथवा उनके बैंक खातों पर राजस्व एवं कर की सीधी कटौती लागू की जा सकती है। 24वां पॉइंट अर्थात 24वां बिंदु, कृषक परिवारों को घरेलू संपदा धारण करने का अधिकार प्राप्त होगा। किसानों की घरेलू संपदा के अंतर्गत घरेलू उपयोग की वस्तुओं जैसे 1000 से 2500 वर्ग फुट तक का आवासीय भूखंड तथा उस भूखंड पर प्रति परिवार आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्धारित समुचित सीमा तक आवासीय भवन एवं घरेलू उपयोग के यंत्र उपकरण, साज सज्जा, वस्त्राभूषण, बर्तन, अन्नादि खाद्य वस्तुएं एवं नगदी इत्यादि, यह घरेलू संपदा कृषि हेतु प्रयुक्त संसाधनों से भिन्न मानी जाएगी। 25वां बिंदु,
अन्य नागरिकों की भांति कृषक परिवार को भी सरकार की ओर से 1000 से 2500 वर्ग फुट का आवासीय भूखंड निःशुल्क रूप से सुलभ होगा, जिस पर किसान परिवार द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार भवन का निर्माण करवा सकेगा। भूखंड पर 60% भवन निर्माण की अनुमति होगी तथा 40% भाग पर घरेलू उद्यान रोपण किया जाएगा, जिससे कि पृथ्वी का पर्यावरण संतुलित एवं जीवन के अनुकूल बना रहे। 26वां बिंदु, अन्य वर्गों की भांति कृषकों के बच्चों को भी 25 वर्ष की आयु तक संपूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण राज्य द्वारा न्यायपूर्वक निःशुल्क रूप से सुलभ होगा, जिसके लिए कुल राष्ट्रीय बजट में 25% एजुकेशन बजट का प्रावधान होगा। 27वां बिंदु, किसानों के बच्चों की 20 वर्ष की आयु तक भाषा, गणित, जनरल नॉलेज, दर्शन शास्त्र यानी कि लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, जीके एंड फिलॉसफी इत्यादि चारों विषयों का समुचित शिक्षण एवं उसके पश्चात अगले 5 वर्ष अर्थात 25 वर्ष की आयु तक कृषि यानी एग्रीकल्चर, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, राज्य और नेतृत्व, राज्य मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेतृत्व मतलब लीडरशिप इत्यादि 4 कर्मों में से पात्रता अनुसार किसी भी एक कर्म कौशल के समुचित प्रशिक्षण का 5 वर्षीय पाठ्यक्रम। बिंदु, कृषकों के बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण का 25 वर्षीय विद्यार्थी जीवन पूर्ण होने पर उनके शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा सिद्ध पात्रता के अनुसार एक रोजगार प्रति परिवार की दर से उन्हें सुलभ होगा। कर्म पद संपदा का स्वामित्व उनकी पात्रता द्वारा प्रतिष्ठित होगा। 29वां बिंदु, कृषकों के बच्चों को अवयस्क होने पर कृषि भूमि, वाणिज्यिक पूंजी, राजकीय वेतन अथवा नेतृत्व भत्ते में से कोई भी एक आर्थिक आय स्रोत उनकी निजी पात्रता के अनुसार सुलभ होगा, जिससे उनकी संतान युवा होने पर जीविका विहीन अथवा बेरोजगार नहीं होंगे। वे कृषक, वणिक, राज्यकर्मी अथवा नेतृत्व आदि किसी भी पद पर अपनी सिद्ध पात्रता के अनुसार प्रतिष्ठित हो सकेंगे। इसके लिए जाति, वंश, कुल, गोत्र, रंग, लिंग, क्षेत्र, पंथ आदि भेदों का कोई प्रभाव नहीं होगा। केवल विद्यार्थी जीवन में अर्जित पात्रता ही उनकी पद स्थापना का आधार माना जाएगा। 30वां बिंदु, यदि कोई व्यक्ति कृषि भूमि पर स्वयं कार्य नहीं करता है तो उसे कृषक नहीं माना जाएगा, उसे विनियोजक के रूप में पूंजी विनियोजक माना जाएगा। पूंजी विनियोजक को सकल उत्पादन के तृतीय भाग की प्राप्ति का न्यायोचित अधिकार होगा। 31वां बिंदु, यदि किसी व्यक्तियों द्वारा केवल कृषि भूमि का विनियोग किया जाता है तथा अन्य पूंजी का विनियोग किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया हो तो कृषि भूमि के विनियोग की मूल्यवत्ता 1/6 भाग ही मान्य होगी तथा कुल उत्पादन का 1/6 भाग ही भूमि के विनियोजक को प्राप्त होगा। 32वां बिंदु, यदि कृषि संसाधन जैसे कि भूमि, भवन, यंत्र, उपकरण, नकदी आदि एवं कृषि श्रम के रूप में दोनों प्रकार के विनियोग कृषक द्वारा स्वयं किए गए हों तो कृषक परिवार को कुल उत्पादन का 2/3 अर्थात 66% भाग प्राप्त होगा तथा शेष 1/3 भाग राजस्व के रूप में सरकार या समाज को प्रदान किया जाएगा। यदि सरकार द्वारा सड़क, पानी, बिजली, परिवहन, संचार और चारों जनाधिकार के रूप में जिन्हें हमने पहले विस्तार से बताया है ये सुविधाएं और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की गई हों तो तभी उन्हें वो 1/3 राजस्व के रूप में दिया जाएगा। कृषि उत्पादनों के वितरण में लागत और लाभ दोनों का समावेश होगा। लागत के अंतर्गत श्रम लागत, पूंजी लागत, सुविधा लागत के रूप में तीनों लागतों का समावेश होगा तथा सकल उत्पादन में से इन तीनों लागतों को घटाकर शेष भाग को ही मूल लाभ माना जाएगा। इस लाभ के अंतर्गत श्रमगत लागत, पूंजीगत लाभ और सुविधागत लाभ का समावेश होगा। विनियोग के अनुपात में ही कृषक परिवार को लागत और लाभ का अनुपातिक भाग सुलभ होगा। यह 33वां बिंदु के बारे में जब ड्राफ्ट दिया जाएगा, जब कोई मांगेगा इसका प्रॉपर ड्राफ्ट तो उसमें और विस्तार से समझा दिया जाएगा। ये एक हेडलाइन के रूप में डाला गया है पॉइंट। 34वां बिंदु,
कृषि उत्पादन पर कृषि उद्यम के तीनों स्वामियों का समान अधिकार होगा। श्रम और पूंजी दोनों निवेश कृषक द्वारा संभव हो सकता है, किंतु तीसरा स्वामित्व सदैव सामाजिक अथवा सरकारी सिद्ध होगा, क्योंकि सरकारी सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, बिजली, परिवहन, संचार इत्यादि के बिना कोई भी उद्यम स्थापित नहीं किया जा सकता। 35वां बिंदु, प्रतिवर्ष पदोन्नति हेतु पात्रता परीक्षण की सार्वजनिक खुली प्रतियोगिता का आयोजन सामाजिक अथवा सरकारी व्यवस्था द्वारा किया जाएगा, जिसमें समाज के चारों पदों किसान, वणिक, राज्य कर्मचारी और नेतृत्वकर्मी लीडरशिप क्षमता आदि के लिए अपनी पात्रता सिद्ध करने का अवसर सभी नागरिकों को समुचित रूप से सुलभ होगा। कृषकों को भी यानी किसानों को भी अपनी पात्रता सिद्ध करके पदोन्नत होने का अवसर प्रतिवर्ष इस प्रतियोगिता द्वारा सुलभ कराया जाएगा। 36वां पॉइंट, न्यायशील सामाजिक अथवा राष्ट्रीय व्यवस्था में किसान पद पर बने रहने के लिए न्याय सिद्धांत द्वारा निर्धारित समुचित पात्रता को बनाए रखना आवश्यक होगा। कृषक पद के लिए निर्धारित पात्रता क्षीण होने पर यानी कम होने पर सामाजिक व्यवस्था से बहिष्कृत होना होगा। बहिष्कृत होने का मुख्य कारण जानबूझकर किया गया जघन्य आपराधिक व्यवहार होगा। 37वां बिंदु, किसानों को अपमान, अपकार, अपहिंसा, अपहरण, अपबंधन इत्यादि पंच अपराधों और पंच दोषों में से जानबूझकर लिप्त पाए जाने पर उन्हें कृषि कर्म, कृषि पद और कृषि संपदा से न्यायपूर्वक वंचित किया जा सकेगा। अनजाने में किए गए अपराध दंडनीय नहीं होंगे, बल्कि उनके लिए प्रायश्चित का विधान प्रशस्त होगा। ये 5 अपराध और 5 दोष, इन पर भी हम ड्राफ्ट के समय विस्तार से इसका विवरण लिख दिया जाएगा। बहुत लोगों को पंच दोष और पंच अपराध के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो भी बता दिया जाएगा। 38वां बिंदु, किसानों के वाद विवाद का निपटान त्वरित न्याय प्रक्रिया द्वारा निःशुल्क रूप से सुलभ होगा। उनके लिए स्थल पर ही न्याय होगा। जस्टिस एट स्पॉट के रूप में एक व्यवस्था तैयार की जाएगी, जिसके द्वारा उनके सभी विवाद निपटाए जाएंगे। उसके लिए किसी कोर्ट कचहरी में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। 39वां बिंदु, कृषक परिवारों के लिए सर्वोपयोगी सीमा तक निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क सुरक्षा, निःशुल्क बीमा, निःशुल्क बैंकिंग इत्यादि की सुलभता होगी। 40वां बिंदु, कृषक पद किसी भी कृषक पति एवं पत्नी के लिए संयुक्त होगा। कृषि संपदा पर दोनों का संयुक्त अधिकार होगा, किंतु किसी भी कारणवश विवाह संबंध विच्छेद होने पर पुनः दोनों की निजी पात्रता के अनुसार पद नियुक्ति की व्यवस्था की जाएगी। अलग होने पर दोनों के लिए न्यायपूर्वक निर्धारित रोजगार की पूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी। 41वां बिंदु, कृषकों के यानी किसानों के बच्चों को पैतृक संपत्ति पाने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार द्वारा न्याय संगत रोजगार का संसाधन उनकी पात्रता अनुसार सुलभ कराया जाएगा। पैतृक कर्म संपदा पर सीधे किसी भी संतान का अधिकार नहीं होगा, किंतु संतानों को पैतृक घरेलू संपदा की प्राप्ति माता पिता की इच्छा पर आधारित होगा। धन्यवाद दोस्तों। एक बात आपको मैं जरूर बता दूं कि ये सारे 41 बिंदु एक बहुत ही सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो हरिद्वार से संचालित है। उस संस्था का ये कॉपीराइटेड प्रस्ताव है। 41 बिंदु हैं। इनको किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से चोरी करने की कोशिश ना की जाए, बल्कि हम चाहते हैं कि ये 41 बिंदु पर सरकार और किसान संगठन, जितने भी पूरे देश और दुनिया भर में जितने भी किसान संगठन हैं और हमारे देश की सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वो इन 41 बिंदुओं पर हमसे चर्चा करें। संस्थागत रूप से पूरे प्रस्ताव का बहुत ही बेहतरीन ड्राफ्ट बना करके आपको सुलभ कराया जाएगा और हम सब की तरफ से मेरे देश के प्रधानमंत्री जी को विनम्र आग्रह है
कि स्पेशली इन 41 बिंदुओं पर वो एक बार विचार करें और इन्हें इम्प्लीमेंट करें। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया का कभी कोई किसान फांसी नहीं लगाएगा, इस बात की गारंटी है। कभी कोई किसान का ना किसी MSP की आवश्यकता पड़ेगी, ना उन्हें किसी तरह का बिजली का सब्सिडी लेना की ज़रूरत पड़ेगी, और ना उन्हें कभी धरना करना पड़ेगा, ना उन्हें हड़ताल करनी पड़ेगी, ना उन्हें भूखा उपवास रहना पड़ेगा, ना उन्हें किसी भी तरह का कोई आंदोलन करना पड़ेगा। कोई उपद्रव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस एक बार मेरे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और जो वर्तमान श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो मेरे ही गृह राज्य से बिलोंग करते हैं, मैं उनसे भी विनम्र आग्रह करता हूं कि एक बार अपनी इच्छा शक्ति को दिखाएं और इस 41 सूत्रीय न्यायशील किसान योजना के प्रस्ताव को समझें और इसे इम्प्लीमेंट करें जल्द से जल्द, और ये गतिरोध को ख़त्म करवाएं। धन्यवाद। और सभी दर्शकों से पुनः विनम्र आग्रह करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वायरल हो जाए, और वायरल होने के बाद सभी किसान संगठनों तक ये पहुँचे। बिल्कुल, मैं अब विराम लेता हूँ, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। रात्रि।